तो अपन ने कल पढ़ा था राजस्थान की झीलें, और राजस्थान की झीलें अपने हो गई है पूरी। तो आज अपन एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, वह है राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो राजस्थान की अफवाह तंत्र का मतलब नदियाँ क्या है। अफवाह तंत्र में क्या पढ़ेंगे अपन, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान का अफवाह तंत्र है, उस अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें एक एक यानी अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान को, और उस अफवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां सम्मिलित है, उस एक एक नदियों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए अफवाह क्या होता है। अफवाह क्या होता है, तो अफवाह किसे कहते हैं। अफवाह, इस अफवाह को ही बोला जाता है प्रवाह क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रवाह क्षेत्र बोला जाता है। अफवाह बोलो या प्रवाह क्षेत्र बोलो एक ही होता है। तो अफवाह या प्रवाह क्षेत्र का क्या होता है, किसी नदी या निश्चित वाहिका के माध्यम से, क्या निश्चित वाहिका के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को, प्रवाह का मतलब क्या है, बहना। क्या होता है, बहना। तो किसी नदी या निश्चित वाहिका है, उस वाहिका के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं, या इसे क्या बोला जाता है, प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। तो अफवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र किसे कहते हैं, निश्चित वाहिका के माध्यम से जल का बहना, या किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल का बहना क्या कहलाता है, अफवाह कहलाता है, प्रवाह कहलाता है। अब दूसरा है अफवाह तंत्र। क्या है, अफवाह तंत्र। तो अफवाह अलग होता है, प्रवाह क्षेत्र एक ही होता है, लेकिन अफवाह तंत्र अलग होता है। एक होता है अफवाह या प्रवाह क्षेत्र, दूसरा क्या होता है, अफवाह तंत्र। तो अब अफवाह तंत्र क्या होता है उसको देखते हैं। तो अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो किसी नदी व उसके सहायक व उपसहायक। तो किसी नदी व उसकी सहायक व उपसहायक नदियों द्वारा जल को बहाकर ले जाना क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है। तो अफवाह तंत्र में केवल एक नदी सम्मिलित नहीं होती है, यानी अफवाह तंत्र में क्या होता है, एक तो क्या होती है, उसकी मुख्य नदी होती है। क्या होती है अफवाह तंत्र में, अफवाह तंत्र में एक तो होती है मुख्य नदी। क्या होती है, मुख्य नदी। और उसके बाद में उस मुख्य नदी में मिलने वाली क्या है, सहायक नदियाँ। क्या है, उसकी मुख्य नदी में मिलने वाली क्या है, सहायक नदियाँ। और उन सहायक नदियों की ये क्या है, उपसहायक नदियाँ है। क्या है, जब सहायक नदियों में मिलने वाली जो नदियाँ होती है उसे बोला जाता है उपसहायक नदियाँ। क्या बोला जाता है, उपसहायक नदियाँ। तो इससे एक ऐसा यह तंत्र बना, सिस्टम बना कि नहीं बना, तो इसे ही क्या बोला जाता है, अफवाह तंत्र कहते हैं। तो अफवाह या प्रवाह क्षेत्र, अफवाह तंत्र में फर्क क्या है, समझ में आ गया ना। तो अफवाह तंत्र में केवल एक ही नदी होती है। क्या होती है, एक ही नदी है, यानी मुख्य नदी के द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल का प्रवाह करना या जल को ले जाना क्या कहलाता है, अफवाह कहलाता है या प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। जबकि अफवाह तंत्र में क्या होता है, एक मुख्य नदी होती है और उस मुख्य नदी में मिलने वाली क्या है, यह सहायक नदियां तथा उसकी उपसहायक नदियों द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल का प्रवाह करना क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र कहलाता है। तो अफवाह
और अपवाह तंत्र में ये क्या है, मुख्य रूप से अंतर है। और उसके बाद में एक आता है जल संभर आता है। क्या आता है, जल संभर। या जल संभर के बारे में अपन ने पहले पढ़ा है ना, या पढ़ा नहीं है, कहाँ पर पढ़ा, जल संभर। जल संभर किसे बोलते हैं, जल संभर क्या होता है पहले पढ़ा है ना अपने। जल संभर और जल संभर को ही बोला जाता है जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विभाजक रेखा कहा जाता है। तो जल संभर या जल विभाजक रेखा क्या होता है, वाटरशेड लाइन होती है। तो कोई भी प्राकृतिक उच्छावच क्या है, कोई भी प्राकृतिक उच्छावच है, प्राकृतिक उच्छावच। अब प्राकृतिक उच्छावच में क्या क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक उच्छावच में पर्वत है और क्या है, पठार है, यानी अपन कह सकते हैं पर्वत स्कंद। क्या कह सकते हैं इसे, पर्वत स्कंद है। तो ऐसा कोई भी प्राकृतिक उच्छावच, चाहे पर्वत हो, पठार यानी पर्वत स्कंद हो, जो नदियों के जल को दो भागों में बांटने का कार्य करता है। क्या करता है, जो नदियों का जल है या नदियों को या नदियों के जल को दो भागों में बांटता है, उसे क्या कहा जाता है, जल संभर कहा जाता है। तो जल संभर में यही ध्यान रखना है, यानी नदियों के जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटने वाला जो भी प्राकृतिक उच्छावच है, चाहे वह पर्वत है, पठार है, वह क्या कहलाता है, जल संभर या जल विभाजक कहलाता है। जैसे ये कोई भी पर्वतमाला है, क्या है, जैसे यह कोई भी पर्वतमाला है। अब इस पर्वतमाला के ये पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। तो पश्चिमी भाग से निकलने वाली नदियां इस दिशा पश्चिम की ओर जा रही है, और पूर्व भाग से निकलने वाली जो भी नदियां है किस दिशा में जा रही है, पूर्व में जा रही है। यह क्या है, पर्वत है। तो पर्वत क्या है, एक प्राकृतिक उच्छावच है कि नहीं है। और इस पर्वत ने क्या है, नदियों के जल को दो भागों में बांटा कि नहीं बांटा है। एक तो नदियों का जल किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, और कुछ नदियों का जल किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा। तो नदियों के जल को दो भागों में बांटने वाला कोई भी प्राकृतिक उच्छावच पर्वत है या पठार है, उसे किस नाम से जाना जाता है, जल संभर बोला जाता है या जल विभाजक रेखा कहा जाता है। और इसके संदर्भ में अपने भारत में पढ़ा था, तो भारत में जो अरावली पर्वतमाला है वो क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है, जल संभर का कार्य करती है, ये पढ़ा था ना। जैसे जैसे यह भारत है और यहाँ पर यह है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला है ये कितने राज्यों में फैली हुई है, कितने राज्यों में फैली हुई, 3 राज्यों में। एक गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद में हरियाणा। और कितने केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई, एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई। और यहाँ पर ये कौन सा है, दिल्ली शहर है। कौन सा शहर है, दिल्ली। और दिल्ली में अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिल्ली में अरावली की पहाड़ियों को बोला जाता है रायसीना हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रायसीना हिल्स, या इसे बोला जाता है दिल्ली कटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिल्ली कटक है। और हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, डोसी की पहाड़ियां या ढोसी की पहाड़ियां कहा जाता है। दिल्ली में इसे रायसीना हिल्स या दिल्ली कटक, दिल्ली अंबाला कटक या दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। और ये अरावली पर्वतमाला है, भारत में क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। और यहाँ पर यह कौन सा है, यहाँ सिंधु नदी है। कौन सी नदी, यह सिंधु नदी है। और सिंधु में मिलने वाली कौन कौन सी नदियां है, जैसे सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, उसके बाद में झेलम है। और इसके बाद में इसमें जो भी मिलने वाली सहायक नदियां है, और ये सब नदियां किस में मिलती है, सिंधु में मिलती है। और इन नदियों के मुख्य नदी में मिलने वाली सहायक और उपसहायक नदियां है, उसे क्या बोला जाता है, नदी तंत्र बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। तो इसे का नाम क्या है, सिंधु नदी तंत्र है। क्या है, सिंधु नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी तंत्र से निकलने वाली जो भी नदियां है वो आगे कहाँ जा रही है, अरब सागर में जा रही है। कहाँ जा रही है, अरब सागर में। क्यों, क्योंकि भारत का जो पश्चिमी तटीय है, उस पश्चिम तटीय सीमा पर कौन सा सागर है,
अरब सागर है। और उसके बाद में यहाँ से निकलती है कौन से, यानी गंगा नदी निकलती है, और गंगा में मिलने वाली उसकी सहायक नदियां है, उपसहायक नदियां है, वह सब किसमें मिलती है, गंगा में मिलती है। और आगे ये कहाँ पर चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यानी भारत का जो पूर्व तट है, और उस पूर्व तट पर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अब इन बंगाल की खाड़ी अरब सागर में गिरने वाली नदियों को दो भागों में बांटने का मुख्य कार्य किसने किया है, अरावली पर्वतमाला ने किया। अरावली पर्वतमाला में भी विशेष रूप से किसने किया है, रायसीना हिल्स ने किया है, दिल्ली कटक या दिल्ली रिज ने किया है। तो इस सिंधु नदी तंत्र और उसके बाद में यह है गंगा नदी तंत्र, कौन सा है, गंगा नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को दो भागों में बांटने का कार्य कौन कर रहा है, रायसीना हिल। तो इसका मतलब अरावली पर्वतमाला यानी रायसीना हिल्स क्या कर रहा है, जल संभर का कार्य कर रहा है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि यह दिल्ली कटक नहीं होती तो यह सिंधु से निकलने वाली नदियां इधर भी जा सकती थी ना, क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया, उच्छावच आ गया। क्या आ गया, उच्छावच, उच्च भूमि आ गई। अब उच्च भूमि को पार करके नदियां दूसरी दिशा में नहीं जा सकती है ना, नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब दिल्ली कटक या रायसीना हिल्स ने इसमें क्या किया है, जल विभाजक का कार्य किया है। इसके पश्चिम में जो भी नदियां है वो सिंधु नदी तंत्र में जाती है, और सिंधु नदी तंत्र आगे जल कहाँ लेकर जाता है, अरब सागर में जाती है। और इसके पूर्व में जो भी नदियां निकलती हैं वह सब कहाँ जाती है, गंगा में जाती है। और पूरा गंगा नदी तंत्र आगे कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो ये अरावली पर्वतमाला है, इसने क्या किया है, जल विभाजक का कार्य किया है। और जल विभाजक को ही क्या बोला जाता है, जल संभर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में मैंने यह भी बताया था, यानी जो अरावली पर्वतमाला है, यानी दिल्ली या अंबाला जो कटक है या दिल्ली रिज है, ये कौन कौन से मैदानों को अलग करती है, पंजाब के मैदान। तो यहाँ पर यह जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग का नाम क्या है, पंजाब का मैदान है। क्या है यह, पंजाब का मैदान है। और पंजाब यानी दो पंज यानी पांच होता है, आब का मतलब क्या होता है, नदियां होता है, जल, यानी पांच नदियों की भूमि है वह पंजाब का मैदान। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदियों का जो भाग है वह कहलाता है पंजाब का मैदान कहलाता है। तो एक तो ये दिल्ली अंबाला कटक पंजाब का मैदान है यहाँ पर इसके पश्चिम वाले भाग में, और यहाँ पर ये जो मैदान है ये कौन सा मैदान है, गंगा का मैदान है। कौन सा मैदान है, गंगा का मैदान है। यानी उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग है कि नहीं है, तो ये गंगा का मैदान है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है, जो दिल्ली अंबाला कटक है या दिल्ली रिज है, रायसीना हिल्स है या अरावली पर्वतमाला है, ये पंजाब के मैदान को कौन से मैदान से पृथक करती है, गंगा के मैदान से पृथक करती है। और कौन कौन से नदी तंत्र को अलग करती है, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को अलग करती है। और ये जल विभाजक का कार्य करती है, जो अरब सागर का अपवा तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, इसको भी क्या है, अलग करने का कार्य करती है। तो इसका मतलब अरावली पर्वतमाला यहाँ पर क्या है, एक जल विभाजक का कार्य कर रही है। अब बताइए, राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करने वाला महत्वपूर्ण जो भौगोलिक संरचना है वह कौन सा है, भोराट का पठार है। तो अरावली पर्वतमाला है यह भारत में जल विभाजक का कार्य करती है, जबकि राजस्थान में जो जल विभाजक का कार्य करता है वो कौन सा है, भोराट का पठार है। कौन सा पठार, भोराट का पठार है। अब बताइए, भोराट के पठार का विस्तार कहां से कहां तक है, भोराट के पठार का विस्तार कहां से कहां तक है बताइए, या नहीं पढ़ा, ये पढ़ा नहीं ना। भोराट का पठार कहाँ है, गोगुंदा, कहाँ है, गोगुंदा। और गोगुंदा कहाँ पर स्थित है, उदयपुर है। तो गोगुंदा उदयपुर से लेकर आगे चित्तौड़गढ़ तक, राजसमंद तक। राजसमंद में कौन सा स्थान है, कुंभलगढ़। कौन सा है, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद में है। तो जो भोराट का पठार है यह कौन सा पठार है, यहाँ पर है भोराट का पठार। या भोमट का पठार है, भोमट का पठार कहाँ पर है, यहाँ पर ये जो पठार है इस पठार का नाम क्या है, भोराट का पठार है। तो पठार भी क्या है, एक प्राकृतिक उच्छावच है कि नहीं है,
प्राकृतिक उच्चावच माना जाता है, पर्वत है, पठार है, क्या है प्राकृतिक उच्चावच। तो भोराट का पठार है। इस भोराट के पठार का विस्तार कहां से कहां तक? गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा, तीसरा है। पहला तो कौन सा है? उड़िया। दूसरा का कौन सा है? आबू। तीसरा कौन सा है? भोराट का पठार है। तो राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है भोराट का पठार है, जो गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है। और यह जो भोराट का पठार है, और पठार को ही बोला जाता है पर्वत स्कंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी जो यह भोराट का पठार है, भोराट का पठार, और इस पठार को ही बोलते अपन पर्वत स्कंद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पर्वत स्कंद है। तो भोराट का पठार या जो भोराट पर्वत स्कंद है, वह राजस्थान में क्या करता है? राजस्थान में जल संभर का कार्य करता है। जल संभर, और जल संभर को ही क्या बोला जाता है? जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक का कार्य करता है। और यह जल विभाजक दो भागों में करता है। यानी जो भोराट का पठार है, इस भोराट के पठार के जो पश्चिम में जो भी नदियां है, क्या है? भोराट के पठार के पश्चिम में जो भी नदियां है, वह सब नदियां कहां पर जाती हैं? कहां जाती हैं? अरब सागर में जाती है। कहां जाती है? अरब सागर में जाती हैं। तो यहां से जो भी नदियां जाती हैं, वो सब कहां जाती हैं? अरब सागर में जाती है। कहां जाती है? अरब सागर में जाती है। और जो भोराट का पठार है, इस भोराट के पठार के जो पूर्व में जो भी नदियां है, वह नदियां अपना जल कहां लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। कहां लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं। ये कहां लेके जाती है? बंगाल की। राजस्थान की ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो सीधी कहां जाती है? अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में जाती है। ऐसी एक भी नदी नहीं है। यानी जैसे बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां जा रही हैं, वो पहले राजस्थान से बहकर कौन सी नदी में मिलेगी? यमुना में मिलेगी। यानी अधिकांश नदियां चंबल में मिलती, चंबल किस में मिलती? यमुना में मिलती। यमुना किस में मिलती? गंगा में मिलती। और फिर गंगा कहाँ लेके जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं। यानी ऐसी कोई भी जो प्रत्यक्ष जल है अपना सीधा अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में लेके जाए, राजस्थान में ऐसी नदी नहीं है। तो यह अलग अलग नदी तंत्रों में मिलती हैं। उसके बाद में इनका जल आगे कहाँ जाता है? या तो अरब सागर में जाता है, या कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो यह भोराट के पठार ने यहाँ पर क्या किया है? जल विभाजक का कार्य किया है। क्यों? क्योंकि इधर वाले भाग में जो भी नदियां बहती है, वह कहाँ जाती हैं? अरब सागर में जाती है। और यहाँ से जो भी नदियां जा रही है, वो सब कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दो अपवाह तंत्र को अलग अलग भागों में बांटने का कार्य किसने किया है? भोराट के पठार ने किया है। तो यहाँ पर भोराट का पठार क्या है? एक जल संभर का कार्य कर रहा है, या जल विभाजक रेखा का कार्य कर रहा है। तो अपन ने यहाँ पर तीन चीज पढ़ी। एक तो पढ़ा है अपवाह या प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, दूसरा पढ़ा था अपवाह तंत्र क्या होता है, और तीसरा क्या पढ़ा है? जल संभर या जल विभाजक रेखा क्या होती है। अब उसके बाद में आगे अपन जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, उस राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। कितने? राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, उस राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा है? आंतरिक अपवाह तंत्र है। और दूसरा कौन सा है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र। कौन सा है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र। और तीसरा कौन सा है? और तीसरा है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है?
3 भागों में बांटा गया, आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और कौन सा है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। यानी भारत के संदर्भ में पढ़ते तो भारत में 2 ही अपवाह तंत्र, एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र, दूसरा कौन सा है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। लेकिन पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में एक अलग या विशिष्ट प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है, वह कौन सा है, आंतरिक अपवाह तंत्र। यानी यहाँ पर एक प्रश्न पूछा भी गया है, अगर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अपवाह तंत्र है जो केवल राजस्थान में पाया जाता है, जो भारतवर्ष का एक विशिष्ट अपवाह तंत्र है, वो कौन सा है, आंतरिक अपवाह तंत्र है। ये विशिष्ट अपवाह तंत्र केवल राजस्थान में ही पाया जाता है और राजस्थान में भी विशेष रूप से थार के मरुस्थल में पाया जाता है। आंतरिक अपवाह तंत्र किसे बोला जाता है, ऐसी नदियां होती हैं जो केवल वर्षा ऋतु में चलती है और इसके साथ में ही जिसका उद्गम तो क्या होता है, निश्चित होता है, एक निश्चित स्थान से निकलती है, लेकिन उसका जो मुहाना होता है, समाप्ति स्थल होता है, वो निश्चित नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब अच्छी बारिश होती है तो वो लंबा प्रवाह हो जाता है, जब बारिश नहीं होती है तो उसका प्रवाह नहीं होता है और रेतीले धोरों में कहीं पर भी समाप्त हो जाती है। यानी उसका जो मुहाना होता है, समाप्ति स्थल होता है, वो निश्चित नहीं होता है, यानी कहीं पर भी रेतीले धोरों में समाप्त हो जाती है। तो ऐसा अपवाह तंत्र क्या कहलाता है, आंतरिक अपवाह तंत्र है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, यानी जिसका जो उद्गम होता है, क्या होता है, उद्गम होता है, वो क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि जो मुहाना, मुहाना का मतलब क्या होता है, समाप्ति, क्या है, समाप्ति, और मुहाना क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों, क्योंकि ये रेतीले धुरों में कहीं पर भी समाप्त हो जाती है। जैसे इसका अपन उदाहरण ले लेते हैं, जैसे घग्गर नदी, कौन सी नदी, घग्गर नदी। जब घग्गर नदी सामान्य रूप से भटनीर के आसपास, भटनीर का मैदान हनुमानगढ़ में ही वह समाप्त हो जाती है, लेकिन जब अच्छी बारिश होती है तो वो कहाँ पर चली जाती है, अनूपगढ़ और सूरतगढ़, गंगानगर के आसपास चली जाती है। जब इससे भी अच्छी बारिश होती है तो पाकिस्तान के बहावलपुर के निकट पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, वर्षा पर। अब जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां होती है उसकी लंबाई भी निश्चित नहीं होती है, क्योंकि कहीं पर भी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी नदियां जिसका उद्गम क्या होता है, निश्चित, लेकिन मुहाना क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे घग्गर नदी कभी तो भटनेर के पास समाप्त हो जाती है, कभी तो सूरतगढ़ गंगानगर के आसपास समाप्त हो जाती है, कभी कहाँ पर चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसका मतलब इसका मुहाना समाप्ति स्थल क्या निश्चित है, नहीं है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र है नहीं, जिसका उद्गम तो क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन मुहाना या समाप्ति स्थल क्या होता है, अनिश्चित होता है। ऐसा अपवाह तंत्र क्या कहलाता है, आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता है। अब अपन ने एक पहले आंतरिक अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदी पढ़ी थी, वो कौन सी नदी थी, पढ़ी थी ना, घग्गर भी नदी है, लेकिन अपने कांतली नदी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, शेखावाटी क्षेत्र अंत प्रवाह प्रदेश पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो वो आंतरिक अपवाह के लिए अंत प्रवाह बोलो या आंतरिक अपवाह तंत्र बोलो, एक ही होता है, क्या है, इसे अंत प्रवाह क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अंत प्रवाह क्षेत्र भी कह सकते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र को। और यह जो अपवाह तंत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कितना प्रतिशत है, 60% है। अब आप पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, आंतरिक अपवाह तंत्र है, जो राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है, 60% है। और उसके बाद में यह भारतवर्ष का क्या है, भारतवर्ष का विशिष्ट अपवाह तंत्र है। क्या है, भारतवर्ष का विशिष्ट प्रकार का अपवाह तंत्र है। बाकी कहीं पर भी यह अपवाह तंत्र देखने को नहीं मिलेगा, केवल रेगिस्तानी भागों में यह देखने को मिलता है। और ये थार का रेगिस्तान है, तो भारत में केवल एक थार के रेगिस्तान राजस्थान में देखने को मिलता है, इसलिए यह भारतवर्ष का एक क्या है, विशिष्ट प्रकार का अपवाह प्रतिरूप है। और उसके बाद में अरब सागरीय अपवाह तंत्र कौन सा है, तो ऐसी नदियां जो अपना जल कहां पर लेकर जाती है, ऐसी नदियां जो अपना जल है कहां पर लेकर जाती है, अरब सागर में लेकर जाती है। कहां लेकर जाती है, अरब सागर में लेकर जाती है, उसे क्या बोला जाता है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। और अरब सागरीय अपवाह तंत्र राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 23% है या 17 है, कितना प्रतिशत है,
17% है। कितना है? 17%। और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कितना है? 23% है। ध्यान रखना। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र 17% है और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कितना है? 23% है। यह ध्यान रखना। और बंगाल की खाड़ी यानी ऐसी नदियां जो अपना जल कहां पर लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, उसे क्या बोला जाता है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बोला जाता है। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। फिर एक एक करके अपवाह तंत्र को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखिए, देखो राजस्थान का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में सबसे पहले हेडिंग ला ली अपवाह या प्रवाह क्षेत्र। अपवाह या प्रवाह क्षेत्र, अपवाह या प्रवाह क्षेत्र। इसमें लिखिए किसी नदी या किसी नदी या किसी नदी या निश्चित वाहिका के किसी नदी या निश्चित वाहिका किसी नदी या निश्चित वाहिका के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह या प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। अपवाह या प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। फिर लिखो अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, अफवाह मत लिखना है। क्या है? अपवाह। अपवाह तंत्र देखो किसी मुख्य नदी किसी मुख्य नदी किसी मुख्य नदी व किसी मुख्य नदी व उसकी किसी मुख्य नदी व उसकी सहायक व उपसहायक नदियों द्वारा उसकी सहायक व उपसहायक नदियों द्वारा सहायक व उपसहायक नदियों द्वारा जल को बहाकर लेकर जाना जल को बहाकर लेकर जाना जल को बहाकर लेकर जाना अपवाह तंत्र बहाकर लेकर जाना अपवाह तंत्र कहते हैं। बहाकर लेकर जाना अपवाह तंत्र कहते हैं। ये बनाइए इस अपवाह तंत्र में मुख्य नदी, उसके बाद में इसकी सहायक और उपसहायक नदियां हैं। ये बनाओ। हो गया? उसके बाद लिखो जल संभर या जल विभाजक रेखा। जल संभर या जल विभाजक रेखा। जल संभर या जल विभाजक रेखा।
तो इसमें लिखिए ऐसा ऐसा कोई भी प्राकृतिक उच्चावच, ऐसा कोई भी प्राकृतिक उच्चावच, ऐसा कोई भी प्राकृतिक उच्चावच, ऐसा कोई भी प्राकृतिक उच्चावच जैसे पर्वत पठार, जैसे पर्वत पठार आदि, जैसे पर्वत पठार आदि जो जो नदियों के जो नदियों के प्रवाह क्षेत्र को, जो नदियों के प्रवाह क्षेत्र को या नदियों के जल को दो भागों में, या नदियों के जल को दो भागों में, नदियों के जल को दो भागों में बांटता है, जो नदियों के जल को दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है, उसे जल संभर कहा जाता है। और जल संभर को ही क्या बोलते हैं? जल विभाजक रेखा, उसे जल संभर कहा जाता है। ये बनाइए। ये भी बना लो इतना। राजस्थान के अपवाह तंत्र को, राजस्थान के अपवाह तंत्र को, राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में, राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। तो तीन भागों में डिवाइड करिए। एक साइड लिखिए आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, उसके बाद में लिखो अरब सागरीय अपवाह तंत्र, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इसके नीचे ओनली फॉर ये परसेंटेज लिखना है क्षेत्र 60%, 17%, 23%, बाकी कुछ नहीं लिखना है। आंतरिक अपवाह तंत्र उसके नीचे 60%, अरब सागरीय अपवाह तंत्र 17% और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र 23%। लिखा? तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए आंतरिक अपवाह तंत्र, क्वेश्चन लिखना अंतः प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, अंतः प्रवाह क्षेत्र। लिखा? इसमें लिखिए, देखो यह भारतवर्ष का एक विशिष्ट, यह भारतवर्ष का एक विशिष्ट, यह भारतवर्ष का एक विशिष्ट प्रकार का अपवाह तंत्र है, यह भारतवर्ष का एक विशिष्ट प्रकार का अपवाह तंत्र है जो केवल राजस्थान के, जो केवल राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाया जाता है, जो केवल राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो। देखो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों का,
आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों का उद्गम तो निश्चित होता है, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों का, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों का उद्गम तो निश्चित होता है, लेकिन मुहाना या समाप्ति, जबकि मुहाना या समाप्ति स्थल अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि अनिश्चित होता है क्योंकि क्योंकि ये नदियाँ रेतीले धोरों में, क्योंकि यह नदियाँ रेतीले धोरों में कहीं पर भी समाप्त हो जाती हैं, कहीं पर भी समाप्त हो जाती हैं, कहीं पर भी समाप्त हो जाती हैं। लिखा। अगला पॉइंट लिखो, यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कोष्टक में लिखो 60%। यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, कोष्टक में लिख देना है 60%। लिखा। अब आंतरिक अपवाह तंत्र है, उस आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कौन कौन सी है तो उसको भी ध्यान रखना। जैसे गग्गर नदी है, कौन सी नदी है? गग्गर नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। उसके बाद में कांतली नदी है, कौन सी नदी? गग्गर है, कांतली है, और उसके बाद में है खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है, कौन सी है? गग्गर, कांतली, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, और उसके बाद में कौन सी है? काकनी नदी, या ऐसे बोला जाता है मसूरदी नदी। कौन सी नदी? मसूरदी नदी है। तो गग्गर, कांतली, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, काकनी, मसूरदी, ये मुख्य रूप से। उसके बाद में साबी नदी है, कौन सी नदी है? साबी। तो ये मुख्य क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदियां है। तो अगला पॉइंट लिखिए, आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदियां, आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदियां। तो इसमें लिखना है गग्गर, कांतली, गग्गर, कांतली, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, रूपारेल, रूपनगढ़, रूपारेल, मेंथा, काकनी या मसूरदी, साबी इत्यादि। तो यह आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब अपन एक एक करके ये आंतरिक प्रवाह की नदियां है उसको पढ़ेंगे। गग्गर, कांतली, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, रूपारेल, मेंथा, काकनी या मसूरदी, साबी, यह आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह की मुख्य नदियां है। अब एक एक करके इन नदियों को डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो अपन नदी पढ़ रहे हैं वो है गग्गर नदी। कौन सी नदी है? गग्गर नदी। तो जो गग्गर नदी है, इस गग्गर नदी में ध्यान रखना इसके कौन कौन से उपनाम है। सबसे पहले क्या देखना है? गग्गर नदी है, इस गग्गर नदी को कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है। तो जो गग्गर नदी है, इस गग्गर नदी को बोला जाता है, इसे मृत नदी कहते हैं। क्या बोला जाता है? गग्गर नदी को क्या बोलते हैं? मृत नदी कहते हैं। और इसके बाद में इसे बोला जाता है प्राचीन सरस्वती नदी। क्या बोला जाता है? प्राचीन सरस्वती नदी।
प्राचीन सरस्वती नदी, और इसे बोला जाता है लुप्त नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लुप्त नदी। यानी पहले जो सरस्वती नदी बहा करती थी उसका ही भाग है, क्या है? गग्गर नदी। पहले लिखना नहीं है, इधर ध्यान दीजिए, उसके बाद में लिखना है। मृत नदी बोला जाता है, प्राचीन सरस्वती नदी बोला जाता है, और इसे डेड रिवर मृत नदी बोला जाता है। और उसके बाद में इसे बोला जाता है राजस्थान का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शोक कहा जाता है, दुख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना मार्ग बदल देती है और हनुमानगढ़ के आसपास में क्या कर बाढ़ की स्थिति पैदा कर लेती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? राजस्थान का शोक कहा जाता है। तो मृत नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, लुप्त नदी, राजस्थान का शोक कहा जाता है। और इसे बोला जाता है नट नदी बोला जाता है, या इसे बोला जाता है नटखट नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नट या नटखट नदी किसे कहा जाता है? यह घग्गर नदी को कहा जाता है। और उसके बाद में इसे बोला जाता है सोतर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोतर नदी भी कहा जाता है। और इसके बाद में इसे वाहिंद नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिंद नदी कहते हैं। तो यह गग्गर नदी है। इस गग्गर नदी के उपनाम है मृत नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, लुप्त नदी, राजस्थान का शोक, नट या नटखट नदी, सोतर नदी, और क्या कहा जाता है? वाहिंद नदी कहा जाता है। तो यह गग्गर नदी के क्या है? उपनाम है, यह ध्यान रखना। और उसके बाद में जो गग्गर नदी है इसकी महत्वपूर्ण और क्या क्या विशेषता है उसको भी देखते हैं। तो गग्गर नदी है यह आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या है? गग्गर नदी है यह आंतरिक प्रवाह की नदी है कि नहीं है? यह आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी वो लंबी नदी है, बड़ी भी नदी है और लंबी नदी पूछे तो भी कौन सी है? गग्गर नदी है। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी कौन सी है? गग्गर नदी है। और इस गग्गर नदी यानी आंतरिक प्रवाह की नदियों की लंबाई तो क्या है? निश्चित नहीं होती है, लेकिन सामान्य रूप से इसकी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर है। और उसके बाद में गग्गर नदी ये राजस्थान की एकमात्र नदी है। क्या है? ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कौन सी दिशा से प्रवेश करती है? उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? गग्गर नदी है। और यह राजस्थान की एकमात्र नदी है। क्या है? यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, यह ध्यान रखना। तो गग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। और यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। और यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती है। बाकी राजस्थान की कोई भी नदी है वो हिमालयी क्षेत्र से नहीं निकलती है। वह अधिकांश नदियाँ निकलती है प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकलती है। क्यों? अरावली, अरावली किसका भाग है? प्रायद्वीप पठार का भाग है। तो अधिकांश नदियां है वह प्रायद्वीप पठार से निकली, लेकिन एकमात्र नदी है वह गग्गर नदी जो हिमालय से निकलती है। तो ये इसकी हो गई सामान्य विशेषता, महत्वपूर्ण हो गई। तो उपनाम है, उसके बाद में इसकी सामान्य विशेषता। अब यह इसका उद्गम कहाँ से होता है और इसका मुहाना कहाँ पर स्थित है इसको अपन देखते हैं। तो जो घग्गर नदी है यह कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? शिवालिक। और शिवालिक किसका भाग है? हिमालय का भाग है कि नहीं है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यह 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में फैली हुई है। मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, 3 लगातार पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है उसे बोला जाता है शिवालिक हिमालय। क्या बोला जाता है? शिवालिक हिमालय। तो यह कौन सा है? शिवालिक हिमालय। और इस शिवालिक हिमालय से कौन सी नदियां निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? शिवालिक हिमालय है। और इस शिवालिक हिमालय से नदी निकलती है वो कौन सी है? घग्गर नदी। और शिवालिक में भी मुख्य रूप से कौन से स्थान से निकलती है? कालका से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कालका। और कालका कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती है? शिवालिक हिमालय से निकलती है।
और उसके बाद में यह राजस्थान में बहती हुई आगे रेतीले धोरों में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यह है घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर नदी। और घग्गर नदी यह सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से निकलती है, उसके बाद में आगे कहाँ आती है, पंजाब है, उसके बाद में हरियाणा है, और उसके बाद में कहाँ आती है, राजस्थान में आती है। और यह राजस्थान में कौन से स्थान से प्रवेश करती है, राजस्थान में यहाँ पर स्थान है, उस स्थान का नाम है टिब्बी स्थान। कौन सा स्थान है, टिब्बी। और ये टिब्बी कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। तो आपको से घग्गर नदी है, ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। उससे पहले ये कहाँ पर बहती है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बहती है, और टिब्बी से राजस्थान में प्रवेश करती है। अब बताइए, जो यह घग्गर नदी है हनुमानगढ़ में एक झील का निर्माण करती है, उस झील का नाम क्या है, बताइए। तलवाड़ा झील। कौन सी झील है, तलवाड़ा झील। यह झील है, यह झील कौन सी है, तलवाड़ा झील है। अब बताइए, तलवाड़ा झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, घग्गर नदी करती है तलवाड़ा झील का। और ये राजस्थान की सबसे नीची झील है। क्या है, राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है, तलवाड़ा झील है। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है, नक्की झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की झील है। ये तो ये राजस्थान की समुद्र तल से नीचे झील स्थित है, सबसे नीची झील है। कौन सी झील है, तलवाड़ा झील। और इस तलवाड़ा झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, घग्गर नदी करती है। और यह तलवाड़ा नामक स्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ है, हनुमानगढ़ में स्थित है। और उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है, यहाँ पर एक स्थान है और इस स्थान का नाम क्या है, यहाँ पर स्थान है और इस स्थान का नाम है बड़ोपल। कौन सा स्थान है, बड़ोपल। पहले स्थान आया कोई बड़ोपल, बड़ोपल किसके लिए प्रसिद्ध था, सर्वाधिक सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बड़ोपल स्थान है। ये सेम की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित। अब सेम की समस्या क्या होती है, यानी अत्यधिक जहां पर सिंचाई कार्य होता है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहरी क्षेत्र है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का नहरी क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई कार्य होता है। अत्यधिक सिंचाई कार्य के कारण जो भूमि के अंदर है वो जल रिसाव के माध्यम से ऊपर आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उसे क्या बोला जाता है, सेम की समस्या। और सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र, घग्गर क्षेत्र, उत्तरी भाग नहरी क्षेत्र, और उसमें भी स्थान है वो कौन सा है, बड़ोपल स्थान। और बड़ोपल स्थान कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में है। और बड़ोपल स्थान पर बर्ड सेंचुरी की स्थापना भी की जा रही है। तो यह कौन सा स्थान है, बड़ोपल स्थान है। कौन सा स्थान है, बड़ोपल, हनुमानगढ़ में स्थित है। और यहाँ से एक नहर आती है, क्या है, यहाँ से एक नहर आती है। यह नहर कौन सी है, यह इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर है, यह इंदिरा गांधी नहर है। अब आपको इंदिरा गांधी नहर और घग्गर नदी एक दूसरे को क्रॉस कहां पर करती है, बड़ोपल स्थान हनुमानगढ़ में एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती है, एक दूसरे को काटने का कार्य करती है। और बड़ोपल ही सेम की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित है। और यहीं पर इंदिरा गांधी नहर और यह जो घग्गर नदी एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करने का कार्य करती है, काटने का कार्य करती है। अब उसके बाद में यह जो घग्गर नदी है, कौन सी नदी, घग्गर नदी है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के कौन कौन से शहर है उसको भी अपन देखते हैं। तो इसके किनारे एक तो क्या आ गया, तलवाड़ा स्थान आ गया। तलवाड़ा स्थान पर ही तलवाड़ा झील है। उसके बाद में कौन सा आ गया, बड़ोपल आ गया। और इसके बाद में कौन कौन से स्थान है, तो जैसे कालीबंगा है। कौन सा है, कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है, कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। और कौन से मतलब जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित हो कालीबंगा है। उसके बाद में पीलीबंगा है। कौन सा स्थान है, पीलीबंगा। और पीलीबंगा भी कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है, पीलीबंगा है। और उसके बाद में रंग महल है। कौन सा है,
यह तीनों पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ये तीनों ही घग्गर नदी के तट या घग्गर नदी के किनारे स्थित है और तीनों ही कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ हनुमानगढ़ जिले में एक दुर्ग है इस नदी के किनारे, वह दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग है। कौन सा है? भटनेर दुर्ग। क्या हो गया है? इसको कहते हैं धरती का गहना, पता नहीं है? भटनेर दुर्ग है यहाँ पर। अपने भूगोल में यही ध्यान रखना इतना है। अब हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में के कौन कौन से शहर है? तलवाड़ा है, टिब्बी है, बड़ोपल है, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंगमहल है, भटनेर। ये सभी स्थान कौन सी नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं। और यह हनुमानगढ़ जिले में बहती है और हनुमानगढ़ जिले में बहने के बाद कौन से जिले में प्रवेश करती है? यह तो सबसे पहले बहती है हनुमानगढ़ जिला। कौन सा हो गया? हनुमानगढ़ जिला हो गया। और हनुमानगढ़ के बाद में कौन से जिले में प्रवेश करती है? गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। तो यह जो इसका प्रवाह क्षेत्र पूछे तो यह राजस्थान की केवल 2 जिलों में बहती है। एक तो कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला, और दूसरा कौन सा है? गंगानगर जिला है। और गंगानगर जिले में यहाँ पर इसके किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर है उसको भी देखते हैं। तो इसके किनारे सूरतगढ़ शहर है। कौन सा है? सूरतगढ़ है। तो सूरतगढ़ कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, जो श्री गंगानगर जिले में स्थित है। उसके बाद में है अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़ है। तो अनूपगढ़ भी कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कौन से जिले में स्थित है? गंगानगर। और यहाँ पर एक सभ्यता का केंद्र है मुख्य, और वह है बरोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बरोर सभ्यता है। और यह बरोर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। तो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, यह भी क्या है? पुरातात्विक स्थल है, सभ्यता के केंद्र है, जो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। और बरोर सभ्यता पुरातात्विक स्थल है, यह गंगानगर में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो अपन ने जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जो अधिकांश जो पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सिंधु नदी और सरस्वती नदी। तो यही प्राचीन सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी। प्राचीन सरस्वती नदी का ही अवशेष मानी जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो ये जितने भी जो स्थल है, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है, जो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद में मैंने कहा, जब अच्छी मतलब कम वर्षा होती है तो भटनेर के आसपास समाप्त हो जाती है। जब अच्छी बारिश होती है तो ये कहाँ तक चली जाती है? सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक चली जाती है। और इससे भी अच्छी बारिश होती है तो आगे ये कहाँ पर चली जाती है? बाहवल नगर जाती है। कहाँ जाती है? बाहवल नगर। और बाहवल नगर में भी स्थान कौन सा है? फोर्ट अब्बास स्थान। कौन सा स्थान है? फोर्ट अब्बास स्थान पर यह क्या है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। और उसके बाद में आपको यह भी ध्यान रखना है, घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, क्या है? घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? पाट प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें कुछ शब्दावलियां भी आपको ध्यान रखनी। एक तो है पाट। क्या है? पाट। और दूसरा क्या है? नाली क्षेत्र। क्या है? नाली है। तो पाट है, नाली है, उसके बाद में हकरा। क्या है? हकरा है। उसके बाद में सोढ़ावटी है। क्या है? सोढ़ावटी है। तो सोढ़ावटी क्या है इसको भी समझना है। उसके बाद में है बग्गी। क्या है? बग्गी व काठी। क्या है? बग्गी व काठी है। तो इसका यह जो शब्दावली है ये किससे संबंधित है? यह घग्गर के प्रवाह क्षेत्र से संबंधित है। इसको पहले अपने एक बार देखा भी है। तो पाट क्या है? तो घग्गर के प्रवाह को, क्या है? घग्गर के प्रवाह को, घग्गर के प्रवाह को राजस्थान में क्या कहा जाता है? घग्गर के प्रवाह को राजस्थान में पाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। और विशेष रूप से पाट कहाँ पर बोला जाता है? कहाँ बोला जाता है? गंगानगर में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? गंगानगर। और पाट को हुई, क्या है? जो पाट है, पाट को स्थानीय भाषा में क्या है?
पाठ को स्थानीय भाषा में और विशेषतः कौन से जिले में, विशेषतः हनुमानगढ़ जिले में, कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में इसे क्या कहा जाता है, हनुमानगढ़ जिले में इसे क्या बोला जाता है, नाली। और नाली एक भेड़ की नस्ल भी है जो कहाँ पर पाई जाती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पाई जाती है। तो पाट घग्गर के प्रवाह को राजस्थान में क्या कहा जाता है, पाट कहा जाता है। उस पाट को ही स्थानीय भाषा में विशेषतः हनुमानगढ़ जिले में इसे क्या कहा जाता है, नाली के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में घग्गर के प्रवाह को क्या बोला जाता है, पाकिस्तान में घग्गर है, उस घग्गर को क्या कहा जाता है, हकरा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में जो यह सोडावटी है, तो गंगानगर है, उस गंगानगर में जो घग्गर का प्रवाह है, क्या है, घग्गर का प्रवाह है, उस घग्गर के प्रवाह को क्या बोला जाता है, सोडावटी कहते हैं। यानी अलग अलग, कहीं पर सोडावटी कहते हैं, कहीं पर पाट कहते हैं, कहीं पर नाली कहते हैं, कहीं पर काठी कहते हैं, कहीं पर बग्गी कहते हैं। और उसके बाद बग्गी या काठी क्या है, घग्गर के प्रवाह को क्या कहा जाता है, बग्गी काठी, ये पहले पढ़ा है ना। और इस बग्गी को ही कहीं कहीं पर काठी कहा जाता है। तो बग्गी काठी ये घग्गर का प्रवाह है, उस घग्गर के प्रवाह को ही बग्गी काठी कहा जाता है। और अपन ने उसमें नोट में भी लिखा था, यानी इस घग्गर क्षेत्र में पाई जाने वाली चिकनी उपजाऊ मिट्टी है उसे भी क्या कहा जाता है, बग्गी व काठी के नाम से जाना जाता है। तो यह राजस्थान की कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। और इसका प्रवाह क्षेत्र है मुहाना है, एक करके अच्छे से समझ लिया है। अब इसको लिखते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी लिखा। इसमें लिखिए उपनाम, सबसे पहले उपनाम, उपनाम, उपनाम लिखो मृत नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, लुप्त नदी, राजस्थान का शौक, नट या नटखट नदी, सोतर नदी, वही नदी। इसका एक और है दृश्यवती नदी। दृश्यवती नदी। उपनाम लिख दीजिए। लिखा। उसके बाद में लिखिए, उपनाम के बाद में अगला पॉइंट लिखिए, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। सबसे बड़ी व लंबी नदी है, कोष्टक में लिख देना 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर। अगला पॉइंट लिखो, यह राजस्थान की एकमात्र नदी है, यह राजस्थान की एकमात्र नदी है, यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तरी दिशा से प्रवेश करती है, जो उत्तरी दिशा से प्रवेश करती है, उत्तरी दिशा से प्रवेश करती है। लिखा। उसके बाद में लिखो, यह राजस्थान की एकमात्र नदी है, यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती है, यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती है।
जो हिमालय से निकलती है। तो उपनाम हो गया, महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। उसके बाद लिखो प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र ये नहीं, यह कहाँ कहाँ पर बहती है। प्रवाह क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, प्रवाह का मतलब बहना। अब ये कहाँ कहाँ पर बहती है राजस्थान में, हनुमानगढ़ और गंगानगर। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र में डैश करके आगे लिखिए हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर लिखा। उसके बाद में लिखिए उद्गम स्थल। उसके बाद लिखो उद्गम स्थल, ये कहां से निकलती है, शिवालिक हिमालय। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल में आगे डैश करके लिखिए शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, और इसमें कॉमा लगा कालका हिमाचल प्रदेश, शिवालिक हिमालय कालका हिमाचल प्रदेश, कालका हिमाचल प्रदेश लिखा। उसके बाद लिखो राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश डैश करके लिखो टिब्बी हनुमानगढ़, टिब्बी हनुमानगढ़, टिब्बी हनुमानगढ़, टिब्बी हनुमानगढ़। फिर लिखो मुहाना या समाप्ति स्थल, मुहाना या समाप्ति स्थल, मुहाना या समाप्ति स्थल लिखा। मुहाना या समाप्ति स्थल, इसमें डैश करके लिखिए कम वर्षा की, कम वर्षा की स्थिति में यह नदी, कम वर्षा की स्थिति में यह नदी भटनेर के मैदान में, भटनेर, कम वर्षा की स्थिति में यह भटनेर के मैदान में, भटनेर के मैदान, भटनेर के मैदान के कोष्टक में लिखो हनुमानगढ़, भटनेर के मैदान में लुप्त हो जाती है, भटनेर के मैदान में लुप्त हो जाती है, तथा तथा अधिक वर्षा होने पर, अधिक वर्षा होने पर, अधिक वर्षा होने पर सूरतगढ़ व अनूपगढ़, सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तक, सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तक तथा सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तक तथा इससे भी अधिक वर्षा, इससे भी अधिक वर्षा होने पर, इससे भी अधिक वर्षा होने पर, होने पर यह नदी, यह नदी पाकिस्तान के, पाकिस्तान के बाहवल नगर, पाकिस्तान के बाहवल नगर, पाकिस्तान के बाहवल नगर के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। ये इतना बनाइए। हाँ जरूरी है, नहीं बनाइए। ये कहाँ लिख, ये आगे लिखवाएंगे, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु दो वही लिखते हैं। देखो घग्गर नदी, घग्गर नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, घग्गर नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, घग्गर नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। घग्गर नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। लिखा। उसके बाद लिखो इंदिरा गांधी नहर व, इंदिरा गांधी नहर व,
इंदिरा गांधी नहर व इंदिरा गांधी नहर व घग्गर नदी, इंदिरा गांधी नहर व घग्गर नदी बड़ोपल हनुमानगढ़ में, बड़ोपल हनुमानगढ़ में एक दूसरे को क्रॉस करती है। बड़ोपल हनुमानगढ़ में एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्रॉस करती है। उसके बाद ये स्थान ध्यान रखना, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, सूरतगढ़, अनूपगढ़, बरूर, ये सब कौन सी नदी के किनारे हैं? घग्गर। बरूर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ गंगानगर में, रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा, बड़ोपल, भटनीर दुर्ग, टिब्बी, तलवाड़ा, ये सब कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। उसके बाद में लिखिए पाट, 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 पाट में डैश करके लिखिए घग्गर नदी के प्रवाह को, घग्गर नदी के प्रवाह को राजस्थान में, घग्गर नदी के प्रवाह को राजस्थान में, राजस्थान में पाट कहा जाता है, राजस्थान में पाट कहा जाता है, पाट कहा जाता है। लिखा? उसके बाद लिखो नाली, नाली, लिखो घग्गर के प्रवाह को, घग्गर के प्रवाह को स्थानीय भाषा में, घग्गर के प्रवाह को स्थानीय भाषा में अर्थात पाट को, अर्थात पाट को स्थानीय भाषा में, अर्थात पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। कोष्टक में लिखना विशेषतः हनुमानगढ़ जिले में, विशेषतः हनुमानगढ़ जिले में, विशेषतः हनुमानगढ़ जिले में। लिखा? फिर लिखो हकरा, हकरा, लिखो घग्गर के प्रवाह को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं, घग्गर के प्रवाह को, घग्गर के प्रवाह को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं, पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। फिर लिखो सोढ़ावटी, सोढ़ावटी, लिखो सोढ़ावटी में लिखो घग्गर के प्रवाह को, घग्गर के प्रवाह को गंगानगर में, घग्गर के प्रवाह को गंगानगर में सोढ़ावटी कहा जाता है, सोढ़ावटी कहा जाता है, सोढ़ावटी कहा जाता है। लिखा? फिर लिखो बग्गी व काठी, बग्गी व काठी, बग्गी व काठी, इसमें लिखो घग्गर के मैदान को, घग्गर के मैदान को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में बग्गी कहते हैं, स्थानीय भाषा में बग्गी कहते हैं, तथा कहीं कहीं बग्गी को, स्थानीय भाषा में बग्गी कहते हैं तथा कहीं कहीं बग्गी को काठी भी कहते हैं, काठी भी कहते हैं। और एक बात यह भी ध्यान रखना, बग्गी और काठी है, ये क्या है? बग्गी और काठी चिकनी उपजाऊ मिट्टी है, उससे भी बोला जाता है। उसके बाद में आप लिखिए, ये हो गया, नोट में लिखने की वापस से जरूरत नहीं है। तो ये होगी अपनी कौन सी? घग्गर नदी हो गई। और इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? ये तो कुल लंबाई है शिवालिक से लेकर पोर्ट अब्बास तक है, इसकी कुल लंबाई राजस्थान में लगभग 100 किलोमीटर। क्या है? नोट डालिए, राजस्थान में लगभग इसकी लंबाई, राजस्थान में
इसकी लगभग लंबाई, राजस्थान में इसकी लगभग लंबाई 100 किलोमीटर है। किलोमीटर है। तो ये हो गई घग्गर नदी। अब उसके बाद में छोटी सी नदी है कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की एक मुख्य नदी हो गई, वो कौन सी है? घग्गर नदी। उसके बाद में दूसरी है कांतली नदी। तो इस कांतली नदी में आप ये ध्यान रखना, जो कांतली नदी है यह आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान में, क्या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब यह ना, राजस्थान आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। लेकिन आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान, यानी ये राजस्थान में ही, राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान में ही क्या है? समाप्त हो जाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो आंतरिक प्रवाह की सबसे जो बड़ी लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? कांतली नदी है। कौन सी? कांतली नदी। और कांतली नदी की लंबाई भी क्या है? 101 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है? 101 किलोमीटर के आसपास कांतली नदी की क्या है? लंबाई है। और यह शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। क्या है? यह शेखावाटी प्रदेश है, उस शेखावाटी प्रदेश की क्या है? प्रमुख नदी है। और इस कांतली नदी के प्रवाह ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहड़ के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं है? यानी कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में कच्चे कुएं बना दिए जाते हैं। उन कच्चे कुओं में जब वर्षा जल में इस नदी में पानी आता है तो वह कच्चे कुएं भर जाते हैं। ये एक वर्षा जल संरक्षण की विधि है। उन कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? जोहड़ कहा जाता है। और जोहड़ विकास कार्यक्रम में यह कहाँ पर चलाया जा रहा है? शेखावाटी क्षेत्र में चलाया जा रहा है और वर्षा जल संरक्षण हेतु चलाया जा रहा है। और किसके द्वारा चलाया जा रहा है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा चलाया जा रहा है। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह को ही जोहड़ वाला बाबा कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सब लिखा था ना ऐतिहासिक के मरुस्थल में, अपन ने अच्छे से पढ़ा है। तो यह कांतली नदी जोहड़ के लिए प्रसिद्ध है, पहले लिखो मत। और उसके बाद में कांतली नदी है, यह कांतली नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? कौन सी? फुलेरा की पहाड़ियाँ? हाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ। ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? खंडेला की पहाड़ियाँ। और ये खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ये खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में। कहाँ है? सीकर में। एक खंडेला नदी भी है। क्या है? खंडेला नदी, जो कहाँ पर गिरती है? खंडेला नदी कहाँ पर गिरती है? पहले एक पढ़ाया था ना आपको, झीलों में पढ़ाया नहीं पढ़ाया? झीलों में मैंने पढ़ाया था। अभी केंद्रीय अफवाह प्रतिरूप कौन सा है? सांबर झील है। सांबर में रूपनगढ़ खारी, मेंथा, जपो का नाला, नलियासर का नाला, त्योंदा का नाला, ये सब खंडेला है। ये इसमें गिरती है कि नहीं गिरती है? तो यह खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सीकर में है। इस खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और वह नदी कौन सी है? खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और यह नदी है कौन सी? कांतली नदी है। कौन सी नदी? कांतली नदी। यह नदी है, यह है कांतली नदी। और कांतली नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? एक तो बहती है सीकर में बहती है। कहाँ बहती है? सीकर में बहती है। और सीकर के बाद में आगे यह कहाँ पर जाती है? झुंझुनू में जाती है। और उसके बाद में झुंझुनू और चूरू जिले की सीमा पर
स्थान है, जिस स्थान का नाम है मंड्रेला स्थान है। कौन सा है? मंड्रेला स्थान है। उस मंड्रेला स्थान पर यह क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त है। यानी मंड्रेला स्थान है, ये चूरू और झुंझुनू की सीमा पर मंड्रेला स्थान पर समाप्त हो जाए। चूरू जिला राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ पर नदी नहीं बहती है। तो यह जो कांतली नदी है चूरू में प्रवेश नहीं करती, चूरू और झुंझुनू की सीमा पर ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मंड्रेला स्थान पर इसका मुहाना है। तो सीकर और झुंझुनू जिलों में बहती है कौन सी नदी है? कांतली नदी। और उसके बाद में सीकर और झुंझुनू में जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी का जो यह प्रवाह क्षेत्र है, क्या है? कांतली नदी का क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। इस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सीकर और झुंझुनू जिलों में इसे बोला जाता है तोरावटी प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरावटी प्रदेश। क्या? तोरावटी प्रदेश। तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है सीकर झुंझुनू में, उस प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तोरावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है, जो तोरावटी है यहाँ पर बोली जाने वाली एक क्या है? भाषा भी है। और यह तोरावटी प्रदेश है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जोहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जोहड़ है, उन जोहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्या है? जोहड़ है। क्या है? जोहड़ है। क्या है? जोहड़ है। और जोड़ क्या है? कच्चे कुएं है। क्या है? कच्चे कुएं। और जब यही इनको पक्के कुओं में बदल दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? नाडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और जब पक्के कुएं होते हैं उन पक्के कुओं को क्या बोला जाता है? नाडा। कच्चे कुओं को क्या बोला जाता है? जोहड़ बोला जाता है। तो नाडा है, जोड़ है, सर है, यह सब क्या है? यह वर्षा जल संरक्षण की क्या सब विधियां है। अब बताइए इस शेखावाटी क्षेत्र में जो इस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास जो चारागाह भूमि है, सार्वजनिक भूमि है, उसे क्या बोला जाता है? बीहड़ नहीं बोला जाता है, बीड़ बोला जाता है। बीहड़ तो कहाँ है? चंबल नदी में है। क्या है? तो ये एक तो है बीड़। क्या है? बीड़। दूसरा क्या है? बीहड़। क्या है? बीहड़। बीहड़ तो चंबल नदी में है। बीहड़, डांग, डांग की रानी करौली, सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है? सवाई माधोपुर में। घनत्व कहाँ पर है? धौलपुर में। सब पढ़ा है ना। और बीड़ कहाँ है? ये शेखावाटी क्षेत्र की विशेषता है। जो चारागाह या सार्वजनिक भूमि है शेखावाटी क्षेत्र, उसे बोला जाता है बीड़ बोला जाता है। क्या है? बीड़। तो यह तोरावटी क्षेत्र है और इसमें भाषा है वो कौन सी है? तोरावटी है। और उसके बाद में जो ये कांतली नदी है, इस कांतली नदी के किनारे प्रमुख जो शहर है या कौन सभ्यता के केंद्र है वो कौन कौन से, उसको भी देखते हैं। तो एक तो है गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। तो गणेश्वर सभ्यता है, यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता। और यह है ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन से युग की सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र है। ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र है। और उसके बाद में जो गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता को क्या बोला जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। और यह गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। दो ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र। यानी यहाँ पर इस सभ्यता गणेश्वर सभ्यता से जो भी मृद भांड मिले हैं या जो भी बर्तन मिले हैं वो कैसे हैं? तांबे के, यानी ताम्रयुगीन सभ्यता। अब मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया। तांबे के बाद में किसका प्रयोग किया? कांसे का प्रयोग किया। उसके बाद में किसका प्रयोग किया? लोहे का प्रयोग किया। तो उसी तरह से चलता रहे। नहीं, जहां पर लोहे के अधिक पात्र मिले तो उसे लोहयुगीन सभ्यता कहते हैं। और जहां पर तांबे के बर्तन या मृद भांड ज्यादा मिले हैं तो वह ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इससे पहले जो भी हथियार या जो भी औजार बर्तन बनाए जाते पत्थर से बनाए जाते थे तो उसे पाषाण युगीन सभ्यता कहते हैं। यानी जहां जहां पर जैसे मृद भांडों की प्रधानता है उसी के आधार पर सभ्यता का नाम भी दे दिया जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता सीकर ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है।
और उसके बाद में यहाँ पर एक झुंझुनू में स्थान है, यहाँ पर सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। और यह सुनारी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। और यह ध्यान रखना लोह युगीन सभ्यता है। क्या है? लोह युगीन सभ्यता का केंद्र है, न कि ताम्र युगीन सभ्यता का केंद्र। सुनारी कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे सुनारी। तो यह ध्यान रखना, सुनार यानी यहाँ पर लोहे का काम करता था। क्या करता था? लोहे का, न कि सोने का काम करता था। तो यह है अपनी कौन सी नदी? कांतली नदी। और कांतली नदी में इतना बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ वो लिखना है ना। हाँ। कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की, कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। कोस्ट में लिख दो ना, 101 किलोमीटर। उसके बाद लिखो, यह शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी है। यह शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी है। फिर लिखो, कांतली नदी, कांतली नदी के प्रवाह को तोरावटी बेसिन कहा जाता है। कांतली नदी के प्रवाह को तोरावटी बेसिन कहा जाता है। बेसिन बोलो, प्रदेश बोलो, एक ही है। तोरावटी बेसिन कहा जाता है। अगला पढ़ लो, कांतली नदी का प्रवाह जोहड़ों हेतु प्रसिद्ध है। कांतली नदी का प्रवाह जोहड़ों हेतु प्रसिद्ध है। जोहड़ों हेतु प्रसिद्ध है। फिर लिखो, उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल में डैश करके लिखना, खंडेला की पहाड़ियां सीकर। खंडेला की पहाड़ियां सीकर। खंडेला की पहाड़ियां सीकर। फिर लिखो, प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में? दो जिलों में। घग्गर नदी भी 2 जिलों में। तो प्रवाह क्षेत्र में लिखो डैश करके, सीकर झुंझुनू। सीकर झुंझुनू लिखा। उसके बाद लिखो, समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल झुंझुनू व चूरू की सीमा पर मंडरेला नामक स्थान पर। चूरू व झुंझुनू की सीमा पर, चूरू व झुंझुनू की सीमा पर मंडरेला नामक स्थान पर। मंडरेला नामक स्थान पर। मंडरेला नामक स्थान पर। और उसके बाद में ये इतना बना लीजिए।